भगत सिंह का जन्म 23 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती देवी था। राष्ट्रभक्ति की भावना इन्हें विरासत में मिली थी। इनके चाचा अजीत सिंह एवं स्वर्ण सिंह क्रांतिकारी थे, देश के लिए जेल जा चुके थे। अजीत सिंह लाला लाजपत राय के साथ मांडली जेल में रहे थे। जिस दिन अजीत सिंह जेल से छूटकर आए उस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ। इसलिए उनका नाम भाग्य वाला भगत सिंह रखा गया था। इसलिए इन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज में अध्ययन किया। लाहौर में सचिंद्र सान्याल से मिलने के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। सचिंद्र सान्याल ने इन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए कानपुर भेजा। कानपुर में भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में बलवंत के नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का गठन किया, क्रांतिकारियों से संपर्क किया। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। शॉर्डर्स हत्याकांड व केंद्रीय विधानसभा बमकांड में इनकी प्रमुख भूमिका थी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को राजगुरु व सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र में राजगुरु जब वीर सावरकर का भाषण सुनने गए के लिए काशी विश्वविद्यालय गए तब इनकी भेंट भगत सिंह से। इन्होंने शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य किया। शॉर्डर्स हत्याकांड में भगत सिंह के साथ शॉर्डर्स को पहले गोली राजगुरु ने मारी थी। सुखदेव भगत सिंह के बचपन के साथी थे। भगत सिंह को क्रांतिकारी मार्ग पर लाने का श्रेय सुखदेव को जाता है। भगत सिंह अपने दल के नेता थे और सुखदेव उस दल के संगठन करते। भारत के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी घटनाएं होती रही। बंगाल में सूर्य सेन के नेतृत्व में पूर्वी बंगाल में चटगांव के शस्त्रागार पर अप्रैल 1930 में क्रांतिकारियों ने हमला किया। इन्होंने शस्त्रागार को लूट लिया। सूर्य सेन पकड़े गए और इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में जापानियों ने उत्तर मलाया में ब्रिटिश सेना को पराजित किया। इसके बाद मलाया में कैप्टन मोहन सिंह के मन में आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार आया। ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों के साथ जापानी फौज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। फरवरी 1942 में सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को जापानी मेसर फुजीहारा ने कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। बैंकॉक सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि भारतीय सैनिकों एवं पूर्व एशिया के भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई जाए। 1 सितंबर 1942 को भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। इसकी पहली डिवीजन के गठन के साथ नियमितः इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को की गई। रास बिहारी बोस द्वारा निमंत्रण मिलने पर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पनडुब्बी द्वारा जापान गए। जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस जापान के टोक्यो पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथ हॉल में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा की। जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया आदि में सरकारों ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सेनाध्यक्ष को इस बात सहमत कर लिया कि भारत बर्मा सीमा पर आज़ाद हिंद फौज की जापानी सेना के साथ अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध करेगी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के समक्ष दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। वह आज़ाद हिंद फौज के मुख्यालय रंगून एवं सिंगापुर में बनाया गया। गांधी, सुभाष और नेहरू ब्रिगेड बनाई गई। झांसी रानी रेजिमेंट के रूप में महिलाओं का दल बनाया गया। अंडमान व निकोबार टापुओं को अधिकार में लेकर आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा था। इन द्वीपों पर भारत का झंडा फहराया गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने जापानी फौज के साथ कोहिमा पर कब्जा कर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। आज़ाद हिंद फौज इम्फाल तक पहुंच गई। जून 1944 में जापान आगे नहीं बढ़ सका और आज़ाद हिंद फौज को रसद सामग्री, गोला बारूद, दवाइयों की कमी के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अगस्त 1945 को जापान ने अपनी पराजय के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को
फार्मोसा के ताइहो हवाई अड्डे में विमान से रवाना हुए। विमान में आग लग गई। जापानी सूत्रों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। जापान के युद्ध में पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर युद्धबंदी के रूप में भारत लाया गया। शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों एवं कर्नल सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों की रिहाई के लिए देश में आंदोलन चला। आंदोलन हुआ। भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू आदि ने बचाव पक्ष में वकील के रूप में न्यायालय में इन अधिकारियों के मुकदमे की पैरवी की। सैनिक न्यायालय ने इन अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा दी। पूरे देश में इस निर्णय के विरुद्ध जन आंदोलन हो गया। भारतीय जनता की तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इनकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के त्याग व बलिदान ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और तीव्र कर दिया। अब लोग शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के बचाव के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में विभिन्न वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। राजनीतिक दलों के साथ व्यवसायी, ब्रिटिश, भारतीय, ब्रिटिश सैनिक, युवा आदि बहुत बड़ी संख्या में इनके बचाव के पक्ष में आ गए। छात्र कक्षा का बहिष्कार करने लगे। व्यवसायियों ने दुकानें बंद कर दी। इस प्रभाव ब्रिटिश सेना और थल सेना पर भी पड़ा। फरवरी 1946 को बम्बई की नौसेना के विद्रोहियों ने आज़ाद हिंद फौज को सिपाहियों को छोड़ने की मांग की। गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के बारे में कहा, शायद ही कोई मुद्दा हो जिसने भारतीय जनता में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो, और यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिसे इतनी व्यापक सहानुभूति मिली हो। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता जानकीदास व माता प्रभावती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में, इन्हें उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। आईसीएस जैसी नौकरी छोड़कर इन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया। इनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने कार्य किया। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में बड़ी सक्रियता में भाग लिया। दिसंबर 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर 6 माह की कैद सुनाई गई। गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने पर इन्होंने दुख व्यक्त किया। जब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, तब इन्होंने स्वराज दल के विचारों का प्रचार किया। 1924 ईस्वी में चित्तरंजन दास के कलकत्ता के महापौर बनने पर इन्हें कलकत्ता निगम का मुख्य अधिकारी बनाया गया, और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन्हें 3 वर्ष के लिए वर्मा के मांडले जेल में निर्वासित किया गया। इन्होंने 1928 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट के औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का विरोध किया और पूर्ण स्वाधीनता दिए जाने की बात कही। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगले वर्ष कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। कांग्रेस कार्यकारिणी में गांधी के समर्थकों का बहुमत था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के वैचारिक मतभेद थे। कांग्रेस की कार्यकारिणी में मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को आगामी 3 वर्षों के लिए कांग्रेस के किसी भी निर्वाचित पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया। जिससे विश्व युद्ध में इन्होंने भारतीयों से अंग्रेजों को सहायता न देने की अपील की। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के विरोधी देशों में सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए पक्षधर थे। 2 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस पर इन्हें जेल से रिहा कर कलकत्ता के एलिगन रोड पर स्थित इनके घर में कड़े पहरे पर नजरबंद किया गया। 16 जनवरी 1941 को अंग्रेजों को चकमा देकर घर से निकल गए। ये पठान के वेश में छुपते हुए काबुल पहुंचे। वहां से रूस होते हुए जर्मनी के बर्लिन पहुंचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की। जर्मनी में इन्हें नेताजी कहकर पुकारा। रास बिहारी बोस का निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। जापानी सूत्रों के अनुसार वायुयान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई, किंतु इनकी मृत्यु को लेकर संशय की स्थिति बनी रही।